हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सब वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली देख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये फूड सेफ्टी का मॉक टेस्ट नंबर 3 है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विटामिन डी इज केमिकली नोन एज। विटामिन डी को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता होगा आई थिंक इसका आंसर। तो ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी मैंने विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने बहुत सारे और क्वेश्चन है वो मैंने आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ से डायरेक्टली देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, जो मैं यहाँ पे नहीं बताता वो वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से डायरेक्टली देख लेना उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। निम्न में से कौन सी अपचाई शर्करा है? तो अपचाई शर्करा कौन सी होती है? जो फ्रुक्टोज होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्या होती है? अपचाई शर्करा होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रुक्टोज कैसी शर्करा है? एक अपचाई शर्करा है, मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भी। देखिए, What percentage of milk fat is present in standardized milk? तो what percentage of milk fat is present in standardized milk? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रट लेना इसको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मानकीकृत दूध में दुग्ध वसा का कितना प्रतिशत भाग होता है? आपके एग्जाम में पहले पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर होगा 3.5। ठीक है, तो 3.5 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3.5% यहाँ पे दुग्ध वसा का प्रतिशत होता है। ठीक है, तो मिल्क फैट का परसेंटेज कितना होता है? 3.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, ये तो मैं आपको पहले बताया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। तो देखिए, व्हाट शुड बी द TPC, टोटल पोलर कंपाउंड्स ऑफ ऑयल एज पर FSSAI। FSSAI के अनुसार तेल का TPC कितना होना चाहिए? TPC को क्या बोला जाता है? टोटल पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, वो कितना होना चाहिए तेल का? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। अगर ऑयल अनयूज्ड है, ठीक है, तो 15% होना चाहिए। अगर ऑयल यूज्ड है तो 25% होना चाहिए। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको रट लेना। यहाँ पे मैंने ऑप्शन तो इसका एक ही लिखा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे अगर अनयूज्ड ऑयल है ना तो उसके लिए 15% होता है, मतलब जो फ्रेश ऑयल होता है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि फ्रेश ऑयल, ठीक है, फ्रेश ज़रूर लिखा होगा। अगर 15% आंसर करना है आपको तो उसके आगे आपको फ्रेश लिखा होगा। ठीक है, तो जो फ्रेश ऑयल होता है उसके लिए 15% होता है। अदरवाइज ऐसे ऑयल का नाम आए ओनली TPC ऑयल, मतलब TPC ऑफ ऑयल कितना होना चाहिए ना, तो फिर उसके अंदर आपका 25% आंसर आएगा। अगर फ्रेश लिखा है ना ऑयल के आगे तो आपका आंसर 15% होगा। रट लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश नहीं लिख रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द डार्ट बुक यूज टू डिटेक्ट। जो डार्ट बुक है वो किसका पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है? तो डार्ट बुक किससे रिलेटेड है? सीधी सी बात ऐसे है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो डार्ट बुक है, मैंने सारी बुक्स बता रखी है, जितनी भी पिंक येलो सब कुछ है ना। तो आपने देखा होगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है कि डार्ट बुक में क्या होता है, पिंक बुक में क्या होता है, येलो बुक में क्या होता है, ऑरेंज बुक में क्या होता है। ठीक है, एक बार क्या है कि उन बुक्स को जरूर देख लेना। छोटे छोटे ही हैं उसकी थ्योरी, है ना, तो एक बार देख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने उसका PDF टाइप में भी दे रखा है जो कि बड़ा है, लेकिन मैंने उसको शॉर्टकट टाइप में भी आपको बता रखा है, वो भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, PDF के नीचे वाले अगर आप जाओगे, तब टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ मैं ना, तो
तो अगर वहाँ पे आप नीचे जाओगे PDF से तो वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द डार्ट बुक यूज टू डिटेक्ट। तो डार्ट बुक किसका पता लगाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो देखिए डार्ट बुक यूज होती है मिलावट को पहचानने के लिए, जो एडल्ट्रेशन होती है फूड है ना, फूड में जो एडल्ट्रेशन होती है उसको पहचानने के लिए क्या की जाती है, डार्ट बुक का यूज किया जाता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शेड्यूल 4 ऑफ FSS लाइसेंसिंग रेगुलेशंस हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स। जो FSS लाइसेंसिंग विनियम की जो अनुसूची नंबर 4 है उसमें कितने भाग हैं। तो अनुसूची नंबर 4 है, उसमें टोटल कितने पार्ट है, आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसको बताया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे देख लेना। जो FSS की जो शेड्यूल नंबर 4 है तो उसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे आंसर होगा 5 पार्ट्स, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 नाम से ऐसे पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 1 में क्या होता है, ठीक है। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो FSS लाइसेंसिंग का जो शेड्यूल नंबर 4 है उसके अंदर देखिए एक पार्ट 1 तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। बाकी के पार्ट जितने भी है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक है, तो वो सभी किससे रिलेटेड है, लाइसेंसिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको उनको देखना है, एक बार छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 5 पार्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन भी शायद मैंने आपको करवाया हुआ है पहले, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा इसका। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HACCP। तो HACCP का पूर्ण रूप क्या है। हाँ, मैंने आपको ये वाला चीज़ उसमें बताया था, जो मैंने थर्ड पार्टी ऑडिटिंग करवाया था ना, उसके अंदर मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताई थी, है ना। तो देखिए HACCP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HACCP की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, सभी को पता होगा इसका आंसर, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैजार्ड को एनालिसिस करना और जो वहाँ पे जितनी भी प्रकार की घटनाएं हो सकती है उससे, ठीक है, तो उन सबको कंट्रोल करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड अलाउंस फॉर साल्ट बाय WHO फॉर एन एडल्ट। WHO द्वारा एक वयस्क के लिए नमक के लिए अनुशंसित भत्ता क्या है, मतलब कि नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए एक बार में, ठीक है। तो एक जो मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य, ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसमें आंसर होगा आपका 5 ग्राम पर डे, ठीक है। जो मनुष्य होता है, इंसान होता है, ठीक है, उसके लिए 5 ग्राम पर डे यहाँ पे नमक की मात्रा होनी चाहिए। 5 ग्राम अगर वो नमक खाता है डेली का तो एनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्य के लिए कितनी होनी चाहिए, 5 ग्राम पर डे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रट लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा 101%, 101% आपके एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 ग्राम पर डे है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको करंट अफेयर्स बताए थे, उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था करंट अफेयर्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स में बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें मैंने लगभग आपका एफएस से आएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, वो सब कवर करवा दिए थे उसमें ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ट्रांसफैट। जो ट्रांसफैट है उसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको देखिए क्वेश्चन वैसे करा रखा है ये, है ना। तो जो ट्रांसफैट है उसके स्रोत हैं कौन कौन से, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 3 ऑप्शन लास्ट तो ऑल ऑफ अबव है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पे HVO का मतलब होता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। तो ये ट्रांसफैट का एक सबसे प्रमुख स्रोत है, ठीक है। ट्रांसफैट सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे पाई जाती है तो यहाँ पे HVO में पाई जाती है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल के अंदर पाई जाती है। दूसरा यहाँ पे वनस्पति, जो वनस्पति घी होता है इसके अंदर भी ट्रांसफैट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो तीसरा है यहाँ पे मार्गरीन, ठीक है। तो जो मार्गरीन होती है इसके अंदर भी ट्रांसफैट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों ही चीज़ों में ट्रांसफैट पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबोव। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफैट की मात्रा देखिए वैसे तो मनुष्यों
को डेली का ट्रांस फैट कितना खाना चाहिए, आपको मैंने पहले बताया था, मनुष्य के जो भोजन है उसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा 0.2 ग्राम से भी कम होनी चाहिए। ठीक है, इससे भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन इनमें है जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, इनके अंदर मात्रा 4 से 5% के आसपास इनमें होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ख़राब है स्वास्थ्य के लिए, है ना। तो इनमें मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे होनी कितनी चाहिए, 0.2% से भी कम होनी चाहिए ट्रांस फैट की मात्रा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, TFA ट्रांस फैटी एसिड्स कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन हाउ मच पर सर्विंग। तो TFA ट्रांस फैटी एसिड सामग्री प्रति सर्विंग कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 0.2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.2 ग्राम से यहाँ पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज एडेड टू फ्रूट्स बिफोर फ्रीजिंग कमर्शियली टू प्रोटेक्ट क्वालिटी। गुणवत्ता की रक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से जमने से पहले फलों में क्या मिलाया जाता है। तो व्यावसायिक जो कमर्शियली बिफोर फ्रीजिंग कमर्शियली है ना, तो उसके अंदर क्या मिलाया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे कौन सी चीज़ मिलाई जाती है, विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड, वाटर या फिर शुगर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको बहुत डिटेल से आपको मैंने बताया था उसके अंदर, है ना। अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे ना तो आपको सबको पता होगा इन सभी चीज़ों के बारे में। तो क्योंकि मुझे ये भी पता है कि उस वीडियो को किसी लगभग बहुत कम लोगों ने उसको देखा है और उन वीडियोज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, और फिर आप वापस बोलते हो कि सर ये चीज़ें तो बताई नहीं। अरे भाई एक बार वीडियो तो देखो जाके, आपको पता चल जाएगा कि बताई या नहीं बताई। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। तभी तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई जितने भी मैंने वीडियो करवा दिए ना, आप बोलते हो ना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, यार एक बार क्वेश्चन तो जाके देखो, आपका सिलेबस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसी में है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए ना मॉक टेस्ट से पहले वाले ना, उनके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में पूरे सिलेबस, लगभग एक पूरा चैप्टर में क्लियर कर देता था एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो एक बार जाके देखो तो सही, उसके अंदर मैंने हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल से बताया है। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्लैंचिंग फूड। ठीक है, तो भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आंसर होगा इनएक्टिवेट एंजाइम्स इन फूड। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करना। तो मेन पर्पज क्या होता है, भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इनएक्टिवेट एंजाइम्स इन फूड। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्लांचिंग फूड क्या हो जाता है, इनएक्टिव एंजाइम इन फूड। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हेल्प इन मेंटेनिंग पीएच। पीएच को बनाए रखने में क्या मदद करता है। तो शायद अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से अगर आप होंगे तो आपको ये क्वेश्चन का पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प इन मेंटेनिंग पीएच। तो पीएच का मान बनाए रखने में क्या मदद करता है। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे बफर एजेंट्स। जो बफर एजेंट्स होते हैं वो पीएच का मान बनाए रखने में काम करते हैं, इसलिए बफर एजेंट्स हैं उनको मिलाया जाता है। जब केमिकल रिएक्शंस की जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई अलग प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे पीएच अगर उस फूड को या फिर किसी प्रोडक्ट्स को अगर उसकी पीएच का मान उतना ही रखना है तो उसके अंदर हम क्या मिलावट करते हैं, बफर एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया कि एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। सभी प्रकार के जीवाणुओं का उन्मूलन क्या कहलाता है। तो एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड क्या कहलाता है, वो स्टीरियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियलाइजेशन। ठीक है, जिसमें जितनी भी बैक्टीरिया की जितनी भी टाइप के फॉर्म्स होती है, ठीक है, चाहे वो किसी प्रकार का बैक्टीरिया हो। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखोगे ना, शुरुआती वाले जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाने चालू किए थे, ठीक है, तो उसी टाइम वाले वीडियोज़ में भी जाके देख लेना, उनमें सब में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, स्टीरियलाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, हु डेवलप्ड द कैनिंग प्रोसेस, डिब्बाबंद प्रक्रिया का विकास किसने किया था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैनिंग प्रोसेस के बारे में तो मैंने बताया था, लेकिन उसका विकास किसने किया था ये मैंने नहीं बताया था सच्ची में। तो ये क्वेश्चन वापस आपके लिए डाला गया है कि हु डेवलप्ड द कैनिंग प्रोसेस, जो डिब्बाबंद प्रक्रिया है। डिब्बाबंद का मतलब समझ रहे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिब्बे के अंदर आता है, मतलब पैक्ड आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिब्बाबंद प्रक्रिया। डिब्बाबंद जो कैनिंग प्रोसेस होती है वो होती है डिब्बाबंद प्रक्रिया ना, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जो भी प्रोडक्ट है उसको हम डिब्बे में पैक करके रखते हैं, ठीक है। तो जैसे दूध हुआ, इसी टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम डिब्बे में पैक करके रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिब्बाबंद प्रक्रिया ना। तो उसका विकास किसने किया था, डेवलप किसने किया था, तो यहाँ पे आंसर होगा निकोलस एपर्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एट वाट टेम्परेचर शुड यू कीप फ्रोजन फूड, जमे हुए भोजन को किस तापमान पर रखना चाहिए, ठीक है। तो जो फ्रोजन फूड है उसको कितने तापमान पे रखना चाहिए, जब जो बिल्कुल फ्रोजन बिल्कुल जमा हुआ भोजन होता है, फ्रीज्ड, एक तरीके से फ्रीज्ड फूड बोल सकते हो आप उसको ना, जो फ्रीज्ड फूड होता है उसको कितने तापमान पर रखना चाहिए। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। जो फ्रोजन फूड है उसको 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पे रखना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ हार्वेस्टेड फ्रूट्स इज, कम तापमान पर कटे हुए फलों के शोषण की दर होती है। तो जो शोषण की दर होती है, रेस्पिरेशन ऑफ हार्वेस्टेड फ्रूट, वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर वही रहनी चाहिए, या फिर बंद हो जानी चाहिए। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ हार्वेस्टेड फ्रूट्स डिक्रीज एट लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जो लो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर क्या होता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ हार्वेस्टेड फ्रूट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है ना, घट जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कोडेक्स एलिमेंट्रीज के बारे में क्वेश्चंस करवाए थे, उसके अंदर मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया था, ठीक है। और बाकी की चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कोडेक्स एलिमेंट्री से रिलेटेड, वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कमिटी ऑफ FAO WHO इवेल्युएट्स द हैजार्ड्स पोस्टेड बाय डिफरेंट फूड एडिटिव्स। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी आपका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, ठीक है। तो फूड एडिटिव्स, तो यहाँ पे पूछा गया कि FAO WHO की कौन सी समिति विभिन्न खाद्य योजकों द्वारा उत्पन्न खतरों का मूल्यांकन करती है, ठीक है। तो कौन सी समिति करती है फ्रेंड्स यहाँ पे मूल्यांकन, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, जो मैंने आगे वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ पे जो सामने वाला पोर्शन है ये, ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्म, ये आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो आपको बस ओनली इनका नाम याद रखना है, और आपको ये भी चीज़ बताता हूँ मैं, आपको याद रखना क्या है। तो देखिए जो आपका फूड एडिटिव है, तो यहाँ पे फूड एडिटिव है, तो फूड एडिटिव वाला ही क्वेश्चन का इसमें आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव, ये फुल फॉर्म होती है JECFA की। JECFA की फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, JECFA, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका पेस्टिसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे JPR अगर यहाँ पे आ रहा है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड है तो JMPR आएगा। अगर यहाँ पे कंटेमिनेट फूड से रिलेटेड है तो CF आएगा। अगर यहाँ पे फूड लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो CCFL आएगा, ठीक है। तो कौन सी कमेटी आएगी, CCFL, तो कोडेक्स कमेटी ऑन फूड लेबलिंग आएगी। अगर फूड लेबलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, अगर आपका यहाँ पे कंटेमिनेंट्स इन फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो CCF वाली कमेटी आएगी। अगर यहाँ पे जॉइंट मतलब कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी आएगी, JMPR कमेटी आएगी। अगर आपका यहाँ पे फूड एडिटिव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे JECFA कमेटी आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपके ऑप्शन में ही छुपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए, व्हाट इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर द वाटर यूज टू क्लीन अनटेंसिल
यूटेंसिल्स इन होटल और रेस्टोरेंट्स, ठीक है। जो होटल और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आपको बस आंसर बताना है इसका ना। तो आपको याद रखना है कि कितना होना चाहिए उसका टेम्परेचर। तो आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 43 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आपका आंसर होगा। जो होटलों के अंदर जो बर्तनों को धोने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, वो कितना होना चाहिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपसे पूछा गया है कि पोर्टेबल वाटर शुड बी टेस्टेड अकॉर्डिंग टू विच स्टैंडर्ड। जो पीने योग्य पानी होता है, ठीक है, तो उसका परीक्षण किस मानक के अनुसार किया जाना चाहिए। जो पोर्टेबल वाटर होता है, ठीक है, तो कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसका टेस्टिंग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो यहाँ पे आंसर तो आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा IS 10500, ठीक है। तो ये 2012 में आया थे, ये भी आपको याद रखना है। कब आया था, 2012 में। तो IAS कौन सा है, वो 10,500 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना है इसको, है ना। जितने भी IAS है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं पहले, और कुछ जो बचे हुए हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। तो आपको बस वो चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल फर्स्ट टाइम यूज करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।